हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 55। अरण्या ने बचाई वीर की जान। तुम्हारे परिवार का नाश तय है। एक बार फिर कान में उसकी आवाज गूंजी। बस एक आवाज और उसके चेहरे की शांति भंग हो गई। उसने तुरंत को खुद को पेट के बल कर लिया और अपने चेहरे को अपने बाजुए से ढककर सोने की कोशिश करने लगी। उसने आंखें बंद की, लेकिन आंखें बंद होते ही उसके सामने उसकी पिछली जिंदगी की कुछ भयानक तस्वीरें और रोने की आवाजें गूंज गई। कुछ मिटती हुई यादें जिन्हें उस बूढ़े ने फिर ताजा कर दिया। तुम किसी की नहीं होगी। तुम्हें सिवाय नफरत के कुछ नहीं मिलेगा। इसी दिन के लिए हमने तुम्हें बड़ा किया था। तुमने अपने ही परिवार को ग्रहण लगा दिया। इशिका। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से ढक लिया और हौले से खुद के बाल सहलाने लगी ताकि उसका दिमाग शांत रह सके। कुछ पलों बाद उसके हाथ ठहर गए और उसकी सांसों की आवाज बिल्कुल शांत हो गई। उसकी नींद इतनी गहरी थी कीटों की भुनभुनाहट भी उसे जगा नहीं पा रही थी। कक्ष में वीर दृश्य हुआ। जो जाने कब से यहाँ था। उसके हवा में उठे कदम आगे बढ़े। वो बिना किसी आवाज के उसे देखने लगा। उसका पेट के बल बेपरवाही से बेहोशी के हाल में पड़ा हुआ बदन अब भी बहुत आकर्षक लग रहा था। वो उसके पैरों के पास गया, लेकिन पैरों के घाव देख उसकी भौहें सिकुड़ी। इतनी जल्दी ये ठीक भी हो गए। मैंने साफ तौर पर कल देखा था, छाले थे इनमें, परंतु आज सिर्फ कुछ ताजे घाव और कटने के निशान है बस। इतनी शीघ्र भर गए घाव। ऐसी कौन सी औषधि है इसके पास। वो उसके बिस्तर के चारों ओर कुछ देर तक चक्कर लगातार रहा, फिर वहां से अदृश्य हो गया। उसके जाते ही अरण्या एकदम से चौंक कर उठ गया। उसकी सांसें चढ़ी हुई थी। उसने चारों ओर देखा लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं। तो परेशानी में अपने घुटनों पे कोहनी रख सिर पर हाथ रख लिया। अब आगे वो अपना अतीत भूल रही थी। लगभग भूल ही चुकी थी। पर नहीं, उसकी किस्मत हर जगह खराब। उसकी नींद उड़ चुकी थी। कहाँ उसने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी शांति से अपने बच्चों के साथ गुजरेगी। पर शायद सुकून उसकी किस्मत में नहीं। कुछ देर के बाद वो उठी और घर के बाकी के काम करने लगी। उसने बाहर का दरवाजा खोला। मौसम बिगड़ रहा था। तेज चलती हवाओं के कारण बड़े बड़े पेड़ जोरों से हिल रहे थे। द्वार के बाहर जल रही मशाल हवा की तेजी के कारण बिल्कुल बुझने की कगार पर थी। काले बादल आसमान में चमकते चांद और सितारों को ढक रहे थे। उसने नजरें घुमाकर चारों ओर देखा, लेकिन वीर कहीं नहीं था। उसकी भौहें कुछ पल के लिए सिकुड़ी, लेकिन फिर बाहर निकलकर कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर अंदर ले आए और द्वार बंद कर लिया। उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा उसकी गैरमौजूदगी से। उसकी मर्जी, जहां मन हो वहां जाए। न तो मैंने मदद की अर्जी लगाई, न ही उससे जाने को कहा। उसने कक्ष में रखे लालटेन भी शाही किए और उन्हें सभी कक्ष में रख दिया और कसकर बाल लपेटकर अपने काम पर लग गई। उसके पास सोचने को बहुत कुछ था और इसी सोच में लगभग 2 घंटे लगे, पूरा घर साफ और व्यवस्थित करने में। कुछ ही देर में बारिश भी शुरू हो गई। उसने आधी खुली लकड़ी की खिड़की की बाहर देखा और रसोई घर से जाकर एक बाल्टी और 2 पात बाहर और छत के नीचे गिरते पानी के नीचे लगा दिया। अब तक अरण्या का मस्तिष्क शांत हो चुका था। उसने रसोई में रखी और वहां रखे लकड़ी के डब्बों में कुछ ढूंढने लगी, पर सभी डब्बे खाली थे और जिनमें कुछ बहुत चीजें थी भी तो वो सारी खराब हो चुकी थी। उसने खराब चीजें एक पात्र में खाली किया और उन्हें लेकर बाहर आ गई। उसके सफेद वस्त्र धूल में गंदे हो चुके थे। बालों और कपड़ों में जाले, चेहरे पर गंदगी लगी हुई थी। बाहर निकलते ही बारिश की ठंडी हल्की फुहारें उसके चेहरे पर पड़ने लगी, जिन्होंने उसके चिकने से शांत मगर बेहद खूबसूरत चेहरे पर अपना निशान छोड़ दिया। बाहर की बारिश ने उसका मन एकदम हल्का कर दिया। एक बार फिर उसका दिल अच्छी यादों से खिल उठा, जिसकी चमक उसके होंठों और आंखों में साफ दिखी। हाथ में लिए पात्र के खराब सामान को उसने एक कोने में डाल दिया और बाहर की ओर देख अपने मैले वस्त्रों को देख कुछ पल सोचा और फिर अंदर जाकर अपने जूते पहनकर बाहर निकल आए। आसमान में एक जोरदार बिजली चमकी, जिसकी वजह से अरण्या की पलकें आसमान की ओर उठी। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें पड़ने लगी। उसके बाल घनी पलकें भीगने लगी। एक क्षण भी नहीं लगा उसके पूरे बदन को बारिश की बूंदों से भीगने में। उसने बड़े से मैदान को देखा जहां उसने पहले कुछ औषधियों के पौधे लगाए थे। वो उस दिशा में बढ़ गई। वहां पर अब कई घास फूस लग चुके थे। औषधि के पत्ते कहीं दिख भी नहीं रहे थे। वो वहीं बैठकर बड़ी ही बेपरवाही से उन पत्तों को सूंघते हुए उनकी जांच करने लगी।
तभी उसे तुलसी मुलेठी की महक आई। उसने ध्यान देने की कोशिश में अपना हाथ आगे किया। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ पीछे खींच लिया। अरण्या, जिसका मस्तिष्क जाने कहा था, झटके से उठने के कारण उसके काले लंबे बाल खुल गए और उसका वक्ष किसी के कठोर सीने से टकरा गया। कुछ बाल उसके चिकने से चेहरे और गले में तुरंत लिपट गए। उसकी नजरें तुरंत कठोर हो गई। उसने गुस्से में अपनी भीगी पलकें ऊपर की तो उसकी एक कलाई कसकर पकड़े बारिश में भीगता खड़ा वीर उसके चेहरे पर नजरें फिराते हुए ठंडी आवाज में बोला, सच में आप इतनी बेवकूफ हो या मेरे सामने ऐसी हो जाती है? उसकी बात पर अरण्या की भौहें सिकुड़ी। वो कुछ कहने को हुई तो वीर ने पीछे की ओर इशारा कर कहा, कितना बड़ा सर्प है वहां? आपने पहले जांच नहीं की? आप वास्तव में बड़ी लापरवाह है। उसकी बात में तंज साफ था। अरण्या ने अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उसने सच में ध्यान नहीं रखा। क्या सोच रही थी मैं? मुझसे इतनी लापरवाहियां क्यों हो रही है? शायद इन परेशानियों की वजह से उसका ध्यान बार बार बट जा रहा है। वो मोटा और लंबा सा सर्प उनके पैरों के समीप से निकलने लगा। वो इतने पास से जा रहा था कि वे जरा सा भी हिल नहीं सकते थे। अरण्या का पूरा ध्यान सर्प को देखने था और वीर का सारा ध्यान उसके पास बिल्कुल धीमी सांसों के साथ शांत भीगे हुए शरीर में उसके बदन से सटी स्त्री पर था, जो इस समय किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरासी प्रतीत हो रही थी। उसकी भीगती हुई तीखी आंखें एक पल के लिए भी झपकी नहीं। ऐसा लग रहा था कि वो उसके चेहरे की हर बनावट को अपनी नजरों में बसा रहा हो। अरण्या के माथे से निकलते बाल की एक लट उसकी झुकी हुई गीली पलकों से होते हुए लाल हो चुकी नाक पर हल्का बिखर कर, दोनों गुलाबी होंठों से चिपकी ठुड्डी से होते हुए गर्दन पर किसी सांप की तरह मुड़ी हुई थी, जिनमें से पानी की बूंदें रिस रही थी। ऐसे ही कुछ और लटे भी उसके चेहरे और गर्दन पर लिपटी हुई उसकी चिकनी सी त्वचा को आकर्षण से भर रहे थे। सर्प के जाने के बाद वो हल्का सा हिलने को हुई, लेकिन वीर ने उसकी कमर पर पकड़ कसकर हिलने से रोक लिया। अरण्या ने सख्त आंखों से उसकी ओर देखा तो वीर ने आंखों से नीचे की ओर इशारा किया। तब अरण्या को पैर पर कुछ महसूस हुआ। एक दूसरा सर्प वीर के पैरों से लिपट रहा था। वो सर्प वीर के पैरों से लिपटते हुए ऊपर चढ़ रहा था। छोड़ो! उसकी हल्की आवाज वीर के कानों में पड़ी। उसने धीरे से अपने दोनों हाथ हटा लिए। उसने अपना एक हाथ वीर के सीने पर रखा और एक झटके से उसे पीछे धक्का देकर सर्प का मुख दूसरे हाथ से पकड़कर तुरंत खींच लिया। सर्प ने तुरंत ही उसके हाथों को लपेटने की कोशिश की, लेकिन अरण्या ने बड़ी फुर्ती से उसे दूसरी ओर फेंक दिया और फिर वीर की ओर मुड़कर शांत आवाज में बोली, तुम ठीक हो? उसकी बात सुनते ही जमीन पर गिरे हुए वीर ने नजरें ऊपर की तो एक बार फिर उसकी भीगी हुई काया पर उसकी नजरें ठहरने लगी, लेकिन उसमें नजरें हटाकर उत्तर दिया, हम। उसकी हामी सुनकर अरण्या ने तुरंत अपनी नजरें हटाए और आसपास कुछ ढूंढने लगी। वीर की नजरें एक बार फिर उसकी काया पर टिक गई। उसकी आंखों के भाव समझ पाना लगभग नामुमकिन था, किंतु कुछ तो ऐसा था जो बहुत अलग और बहुत अजीब था। अरण्या ने एक लंबी सी लकड़ी को और उन झाड़ियों को हिलाकर देखने लगी कि कहीं कोई और जानवर तो नहीं है। संतुष्टि होने के बाद उसने आखिरकार तुलसी, मुलेठी और कुछ आयुर्वेदिक छोटे बड़े पत्ते इकट्ठे किए और पीछे मुड़ी तो वीर अब भी जमीन पर बैठा उसे ही देख रहा था। अरण्या अपनी भौहें चढ़ाए उसे देखने लगी। वीर तुरंत अपनी नजरें चुराते हुए बोला, आपको नहीं लगता कि आपको स्वयं को देख लेना चाहिए? अरण्या ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और वहां से घर की ओर चली गई। वीर ने अपने लंबे बाल हटाकर अपनी पीछे की गर्दन सहलाई और आसमान की ओर देखने लगा। द्वार के पास पहुंचकर अरण्या के कदम ठहरे। उसने पीछे बारिश में बैठे वीर को देखा और फिर अपनी कलाई और कमर को हल्के हाथों से रगड़ा और अंदर चली गई। उसके सफेद वस्त्र पूरे भीगे हुए थे। उसने एक पात्र में पत्तियां रखी और अपने कक्ष में रखे बड़े से बक्से की ओर भीगी हुई चली गई। उसके भीगे वस्त्रों ने उसके पीछे निशान छोड़ दिए। उसने बक्से से अपने लिए वस्त्र निकाले और जाने को हुई, लेकिन फिर कुछ ध्यान आते ही एक और वस्त्र निकालकर बक्सा बंद कर जाने लगी। लेकिन उसके बड़े हुए 2 कदम अपनी जगह पर ठहर गए जब उसकी नजरें कक्ष के किनारे रखे धुंधले से दर्पण पर पड़ी। उसकी नजरें दूर दर्पण में दिख रहे अपने प्रतिबिंब पर रुक गई। उसके कंधे के सफेद वस्त्र चिपके हुए उसके कंधे और गर्दन के अंत को दृश्य कर रहे थे। उसके शरीर के हर अंग की बनावट उसके बदन से चिपके वस्त्रों में दिख रहे थे। ऊपर से उसके लंबे काले बाल जो अब भी बड़े ही जटिलता से चेहरे, गर्दन और कंधे पर चिपके हुए थे। उसने तुरंत अपनी नजरें फेरी और कक्ष से निकलकर बाहर आए। वीर अब भी अंदर नहीं आया था। उसने मेज पर अपना एक वस्त्र रखा और दूसरा लेकर स्नान घर में बदलने चली गई। वीर थोड़े समय बाद अंदर आया।
उसकी नजरें मेज पर रखे काले वस्त्रों पर पड़ी, तो वो अपने चारों ओर देखने लगा। उसके पूरे शरीर और वस्त्रों से पानी की बूंदें रिस रही थी। उसकी नज़र स्नान घर से बाहर निकल रही अरण्या पर पड़ी, तो अरण्या, जिसने अपने बाल किसी सफेद रंग के वस्त्र में लपेट रखे थे और अपने कमर पर लबादे को कस रही थी, वो उसकी मौजूदगी महसूस कर बिना उसे देखे बोली, वस्त्र रखे हैं, जाकर बदल लो। उसकी बात पर वीर ने वस्त्र उठाते हुए कहा, किंतु ये स्त्रियों के हैं। उसकी बात पर अरण्या ने अपने हाथ रोककर उसे देखा, लेकिन फिर बिना कुछ कहे अपनी नकार हटाकर वहां पात्र में रखे पत्ते लेकर रसोई में चली गई। वीर ने उन वस्त्रों को देखा और बिना कुछ कहे स्नान घर की ओर चला गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। समीक्षा अवश्य दे और कहानी कैसी लग रही है उनकी चर्चा अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।